टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। हमने ये समझ लिया था इंपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, कब इंपोर्ट कंप्लीट होती है, कब एक्सपोर्ट कंप्लीट होता है। अब हमें समझना है कि सर कौन कौन सी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी की। बेसिक कस्टम ड्यूटी कहाँ पर लगाई जाती है सर? ये बेसिक कस्टम ड्यूटी सेक्शन नंबर 2 में लगाई जाती है और ये सेक्शन नंबर 2 जो है वो कस्टम्स टैरिफ एक्ट का है। तो कस्टम्स टैरिफ एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। लेवीड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू एज डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में हम असेसेबल वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? असेसेबल वैल्यू। देखो ध्यान है आपको कि हम जीएसटी कैसे निकालते थे सर? जीएसटी हम निकालते थे वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ हम रेट का मल्टीप्लाई करते थे। तो हमें जीएसटी निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती थी, एक हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहिए होता था और एक हमें रेट चाहिए होता था। इसी तरीके से कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए भी आपको दो चीज़ें चाहिए, एक आपको असेसेबल वैल्यू चाहिए, एक आपको रेट ऑफ ड्यूटी चाहिए। तो ये रेट ऑफ ड्यूटी हमें कहाँ से मिलेगा? कस्टम्स टैरिफ एक्ट से मिलेगा। और ये असेसेबल वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? ये असेसेबल वैल्यू हम सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 से निकालेंगे। ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है ये या तो स्टैंडर्ड रेट से लगती है या तो प्रेफरेंशियल रेट से लगती है। स्टैंडर्ड रेट का मतलब क्या होता है सर? वो रेट जो कॉमन है सबके लिए। स्टैंडर्ड रेट क्या है? स्टैंडर्ड रेट इज जनरल रेट। Standard rate is what? Standard rate is nothing but a general rate। और दूसरा होता है प्रेफरेंशियल रेट। ये प्रेफरेंशियल रेट क्या होता है सर? ये प्रेफरेंशियल रेट होता है लोअर रेट। ठीक है ना? प्रेफरेंशियल रेट क्या होता है सर? प्रेफरेंशियल रेट होता है लोअर रेट। और ये लोअर रेट कब एप्लीकेबल होता है सर? लोअर रेट एप्लीकेबल होता है जब हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम प्रिफर्ड नेशंस। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीज को प्रिफर्ड नेशंस डिक्लेयर कर रखा है। अगर आप इन प्रिफर्ड नेशन से इंपोर्ट करते हो तो आपको लोअर रेट से कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड रेट से कस्टम ड्यूटी पे नहीं होगी। लेकिन डिपार्टमेंट आपको अपनी मर्जी से प्रेफरेंशियल नहीं देगा। यू हैव टू क्लेम बाय द इंपोर्टर। बात समझ में आया? इंपोर्टर को डिमांड करना पड़ेगा प्रेफरेंशियल रेट के लिए कि हमें प्रेफरेंशियल रेट एप्लीकेबल कराओ। इसके बाद इंपोर्टर को यह प्रूव करना पड़ेगा कि जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो आपका प्रिफर्ड नेशन ही है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप मॉरिशस से कुछ इंपोर्ट करते हो, अगर आप मॉरिशस से कुछ इंपोर्ट करते हो तो उस केस में हम आपका प्रेफरेंशियल रेट लगाएंगे। लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो गुड्स आपने इंपोर्ट करे हैं मॉरिशस से, जो गुड्स आपने इंपोर्ट करे हैं मॉरिशस से, वो गुड्स मॉरिशस में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं। इन गुड्स का ओरिजिन किधर हुआ है? इन गुड्स का ओरिजिन जो है वो मॉरिशस ही है। ऐसा ना हो कि ये गुड मॉरिशस में भी कहीं और से इंपोर्ट हुए हों और उसके बाद इंडिया आ गए हों। मतलब हो सकता है गुड्स श्रीलंका से मॉरिशस गए हों और मॉरिशस से इंडिया आए हों। अगर ऐसा हुआ है तो इस केस में प्रेफरेंशियल रेट नहीं लगता है। लेकिन अगर गुड्स सीधे मॉरिशस से इंडिया आए हैं, मतलब कि इनका ओरिजिन ही मॉरिशस में हुआ है, तो इस केस में आपका प्रेफर्ड रेट एप्लीकेबल होगा।
बोलो, क्लियर हुई मेरी ये बात? ये जो बात मैंने आपको बोली अभी, ये क्लियर हुआ कि बीसीडी जो होती है वो आपकी असेसेबल वैल्यू पे लगती है। असेसेबल वैल्यू हमें कहां से मिलती है सर? असेसेबल वैल्यू हमें सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 से मिलती है। ये जो बीसीडी होती है दो तरीके से लगती है, या तो स्टैंडर्ड रेट से लगती है या तो प्रेफरेंशियल रेट से लगती है। स्टैंडर्ड रेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि ये एक जनरल रेट होता है, ठीक है ना, जनरल रेट होता है। और प्रेफरेंशियल रेट क्या होता है सर? ये एक लोअर रेट होता है। और ये प्रेफरेंशियल रेट कब एप्लीकेबल होता है? जब हम प्रेफर्ड नेशन से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। और जब हम प्रेफर्ड नेशन से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो ओनस जो होता है वो इंपोर्टर के ऊपर होता है कि वो ये प्रूव करे कि जो गुड्स उसने इंपोर्ट करे हैं उनका ओरिजिन, उनका जन्म, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहां पर हुई है? प्रेफर्ड नेशन पे हुई है। किसको प्रूव करना है? इंपोर्टर को। जब इंपोर्टर ये प्रूव कर देता है तो उस केस में हम प्रेफरेंशियल रेट लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, गुड्स मॉरिशियस में मैन्युफैक्चर हुए और वहीं से सीधा इंडिया आए तो इसको बोलेंगे कि ये प्रेफर्ड नेशन से आए हैं और इसके ऊपर प्रेफरेंशियल रेट लगाया जाए। और जब गुड्स श्रीलंका से मॉरिशियस जाते हैं और फिर मॉरिशियस से इंडिया आते हैं तो इस केस में कंट्री ऑफ ओरिजिन मॉरिशियस नहीं है, इस केस में कंट्री ऑफ ओरिजिन श्रीलंका है। तो इस केस में आपका प्रेफर्ड रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। ठीक है, ये वही बात आ गई। ओनस इज ऑन द पर्सन टू सब्सटेंशिएट विद द सपोर्टिंग एविडेंस that the goods are chargeable with the preferential rate of duty। मतलब कि इंपोर्टर को सबूत देना पड़ेगा कि इन गुड्स पे स्टैंडर्ड रेट नहीं लगेगा, प्रेफरेंशियल रेट लगेगा। और वो सबूत कैसे देगा? जो मैंने आपको बताया कि उसे ये प्रूव करना होगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है? प्रेफर्ड नेशन है। अगला आता है एडिशनल कस्टम ड्यूटी या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। जरा बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। जीएसटी आने से पहले, बिफोर जीएसटी, हमारे इंडिया में एक्साइज ड्यूटी नाम की एक टैक्स हुआ करती थी, वैट और सीएसटी नाम का एक टैक्स हुआ करता था। ठीक है ना? ये एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती थी सर? ये एक्साइज ड्यूटी लगती थी ऑन मैन्युफैक्चरिंग। जब हम गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करते थे तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और वैट लगता था ऑन गुड्स सोल्ड। जब हम गुड्स को बेचते थे तो वैट लगता था। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। मान लीजिए एक रेडियो है, एक रेडियो है, इसे हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, सपोज कर लो वो आती है 300 रुपए। इस पे अपना प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर ऐड करता है 100 रुपए, माल हो जाता है 400 रुपए का। फिर इस 400 रुपए पे गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती थी एट द रेट ऑफ 12.5%। अब जरा 400 रुपए का 12.5% अगर हम निकालें तो आएगा अराउंड 50 रुपीज। माल हो गया आपका 450 रुपए का, फिर इसके ऊपर वैट लग जाता था एट द रेट ऑफ 4%, ₹18। यानी कि ये गुड्स मार्केट में कितने का सेल होता था? 468 का। ठीक है ना? बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, बड़े ध्यान से। अब यही रेडियो अगर हम इंपोर्ट करें, अगर यही रेडियो हम इंपोर्ट करें तो इंपोर्ट होने पर हमें ये पड़ता था, सपोज कर लो 300 रुपए का। ठीक है?
और इस पे कस्टम ड्यूटी लग जाती थी एट द रेट ऑफ 10%, सपोज कर लो 30 रुपीज़। और इसके अलावा एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 10%, वो आएगा 3 रुपये। यानी कि माल कितने का हो गया? माल हो गया 333 का। और इंपोर्टर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया 100 रुपये का, और माल कितने का हो गया? सर माल हो गया 433 रुपये का। अब जरा एक बात बताओ, आप अगर बायर हो तो रेडियो 468 का खरीदना पसंद करोगे कि 433 का परचेज करना पसंद करोगे? देखिए, दोनों ही रेडियो सेम क्वालिटी के हैं, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है और जो हमने इंपोर्ट किया है, ये बिल्कुल सेम है। सारे फीचर्स, सारी क्वालिटी, वारंटी वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। किसी भी चीज में उनमें कोई फर्क नहीं है। तो मेरा सवाल कि आप इंपोर्टेड रेडियो परचेज करना पसंद करेंगे जो मार्केट में 433 का है, कि आप लोकल जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है 468 का वो खरीदना पसंद करेंगे? क्या कहते हैं आप? बोलो बच्चों। बोलोगे नहीं तो क्लास इंटरैक्टिव कैसे होगी? सर इंपोर्टेड लेना पसंद करेंगे, कीर्ति बोल रही सर इंपोर्टेड लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर इंपोर्टेड लेंगे क्योंकि सर वो हमें सस्ता पड़ रहा है ना, 433 रुपीज का पड़ रहा है। जब सब कुछ सेम है तो हम क्यों 468 रुपीज खर्च करें, हम 433 खर्च करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इससे क्या होगा सर? इससे हमारी जो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो किस में आ जाएगी सर? खतरे में आ जाएगी। क्योंकि हर कोई व्यक्ति इंपोर्ट करना शुरू करेगा। जब ये चीज सस्ते में पड़ रही है तो सर ये वाला चीज कोई क्यों लेगा? तो ये डेंजर में आ जाएगी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब इसको डेंजर से बाहर निकालने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम। क्या इंट्रोड्यूस किया? एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। 2 एडिशनल ड्यूटी लाई गई। एक सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में हम एडिशनल ड्यूटी लेकर आए, और एक हम सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 के अंदर एडिशनल ड्यूटी लेकर आए। ये एडिशनल ड्यूटी का रेट किसके बराबर था सर? ये वाली एडिशनल ड्यूटी का रेट एक्साइज ड्यूटी के रेट के बराबर था, और ये वाले का रेट जो वैट का रेट है यानी कि 4% के बराबर था। बात समझ में आई मेरी? फंडा क्लियर हुआ? ये जो लग रहा है 3(1) में, जो 3(1) में लग रहा है वो है तो कस्टम ड्यूटी, लेकिन उसका रेट हमने कहां से पिक किया है? एक्साइज एक्ट से। 3(5) में जो लग रही है वो है तो कस्टम ड्यूटी, लेकिन रेट हमने कौन सा पिक किया है? वैट वाला। बोलो हां कि ना? बोलो हां कि ना? अब क्या होगा? अब हम इस 433 पे एक्साइज भी ऐड करेंगे, मतलब CVD 3(1) भी ऐड करेंगे, और जो निकल के आएगा उस वैल्यू पे CVD 3(5) भी ऐड करेंगे, काउंटर वेल करेंगे। इस काउंटर वेलिंग को ही क्या बोला गया है? एडिशनल बोला गया है। रीड करते हैं। An article which is imported into India is liable to a duty equals to the excise duty for the time being leviable on the like article if produced or manufactured in India। तो ये रेडियो अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है तो इंडिया में 12.5% का एक्साइज लगता है। तो रेडियो अगर इंपोर्ट होगा तो उस इंपोर्ट पे भी 12.5% का एडिशनल ड्यूटी लगेगा, और जो रेट पिक किया जाएगा वो रेट होगा एक्साइज वाला।
In case of alcoholic liquor for the human consumption imported into India, the central government may notify the rate of additional duty having regard to the excise duty for the time being leviable on the like alcoholic liquor produced or manufactured in the different state. अब ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से प्यार से मेरी बात समझना। अब जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया है तो जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने से आपका एक्साइज और वैट की एप्लीकेबिलिटी बहुत लिमिटेड रह गई है। ठीक है ना? किस पे लगता है अब ये? सर अब ये लगता है अल्कोहलिक लिकर पे, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं लगती है। और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, टरबाइन फ्यूल हो गया, इनके ऊपर भी अभी भी एक्साइज ही लगती है। पेट्रोल के ऊपर एक्साइज कौन लगाता है? सर पेट्रोल के ऊपर एक्साइज लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और अल्कोहलिक लिकर के ऊपर एक्साइज कौन लगाता है? सर अल्कोहलिक लिकर के ऊपर एक्साइज लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। तो एक्ट कह रहा है कि 3(1) में हम रेट जो पिक करेंगे वो रेट किसका होगा? एक्साइज ड्यूटी का रेट होगा। और ये एक्साइज ड्यूटी का रेट कौन बताएगी? एक्साइज ड्यूटी का रेट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि किस रेट से हमें इस इंपोर्ट पे 3(1) लगानी है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब क्योंकि आपका सिर्फ एक्साइज और वैट अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोल पे लगता है, तो अब जब कभी भी शराब इंपोर्ट होती है तभी 3(1) लगता है। जब पेट्रोल इंपोर्ट होता है तभी 3(1) लगता है। इसके अलावा अगर कोई चीज इंपोर्ट करी जाती है तो उस पे एक्साइज लगती ही नहीं है, मतलब 3(1) नहीं लगता है। सिमिलरली 3(5) किसके लिए है? वैट के लिए है। तो जब अल्कोहलिक लिकर आता है तो ही वैट लगता है, जब पेट्रोल आता है तभी वैट लगता है। इनके अलावा अगर और कोई चीज इंपोर्ट होती है तो फिर वैट वाली ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होती है। लेवी ऑफ द एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 levied on any imported article to counterbalance the sales tax, value added tax, local tax or any other charges for the time being leviable on a like article on its sale, purchase or transportation in India. Rate is prescribed by the central government but it cannot exceed 4%. Due to the introduction of GST, the applicability of the additional duty of custom is very limited. This additional duty is levied on alcoholic liquor, petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit commonly known as petrol, natural gas and aviation turbine fuel. बोलो भाई, बोलो 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 मेरे बच्चों। एडिशनल ड्यूटीज क्लियर हुई हैं आप लोग को? एडिशनल ड्यूटीज क्लियर हुई हैं आपको? ठीक। अब मेरी बात और ध्यान से सुनना। क्योंकि अब जीएसटी लग चुका है तो अब अगर इंडिया में ये रेडियो बिकेगा, अब अगर ये रेडियो इंडिया में बिकेगा तो इस रेडियो पे क्या होगा? सर अब अगर ये रेडियो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, ये रेडियो अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है और इंडिया में सेल होता है तो क्या होता है? सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 300 रुपये, इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं 100 रुपये, माल हो जाता है 400 रुपये का और इस पे क्या लगा दी जाती है? जीएसटी लगा दी जाती है। मैं मान लेता हूँ कि 18% लगती है। तो 4 8 32 72। माल कितने का हो गया? सर माल हो गया 472 का। अब यही रेडियो अगर मैं इंपोर्ट करूँ, यही रेडियो मैं इंपोर्ट करूँ तो मान लीजिए मेरी इंपोर्ट कॉस्ट आ रही है 270 रुपये और इसमें ऐड हो जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 10%, 27 रुपये। माल हो जाएगा 297 प्लस हो जाएगा इसमें सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। अभी ये क्या है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, वो आप टेंशन मत लो, अभी हम डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये माल कितने का पड़ गया? 299.70 रुपीज़ का। अब इसमें उसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया 100 रुपये का। माल कितने का पड़ गया? माल रफली हमें पड़ गया 400 रुपये का। अब फिर से आप मेरे को बताओ कि आप
वही रेडियो 472 में खरीदना पसंद करोगे कि 400 में खरीदना पसंद करोगे, जिसके सारे फीचर सेम है। मतलब जो रेडियो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी क्वालिटी और जो रेडियो अपन इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, वारंटी, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। तो क्या आप यही चीज 472 में खरीदना पसंद करोगे कि आप 400 पे परचेज करना पसंद करोगे? बताइए सर। 400 में खरीदना पसंद करेंगे। अब फिर से क्या हो जाएगा, फिर से सर हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डेंजर में है। हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो कहाँ है सर? हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है वो डेंजर में आ गई है। और इस डेंजर से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बाहर निकालने के लिए, इस डेंजर से इसको बाहर निकालने के लिए हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लेकर आए, या फिर आप कहो एडिशनल ड्यूटी लेकर आए। और ये एडिशनल ड्यूटी हम कहाँ पर लेकर आए? सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 में लेकर आए। और इसका जो रेट रखा वो हमने किसका रखा? जो IGST का रेट होगा। सिमिलर गुड्स पे जो GST का रेट है वही इस पे लगा दिया जाएगा। यानी कि अब यहां पे अपन काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। अब यहां पे अपन काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 की। और ये किसके बराबर होगी? ये IGST के बराबर होगी, यानी कि एट द रेट ऑफ 18%। क्लियर हुई बातें? Integrated tax. Any article which is imported in India shall in addition be liable to integrated tax at such rate not exceeding 40% as leviable under section 5 of the IGST Act 2017 on the like article on its supply in India on the value of the imported article as determined in subsection 8 और subsection 8A। अभी ये कौन सी बातें कर रहा है उसको छोड़ो, मोटी मोटी बात समझो कि ये किस पे लगेगी। तो आपका IGST एप्लीकेबल होगा जब सिमिलर गुड्स इंपोर्ट करे जाएंगे। और इस एडिशनल ड्यूटी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 3 सब सेक्शन 7। अभी आपने पढ़ी थी 3(1) और 3(5). ये 3(1) एक्साइज ड्यूटी की थी, 3(5) वैट की थी, जो कि लिमिटेड रह गई है टू टू अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोल पे। ठीक है। और ये जो IGST है ये जो IGST है ये अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम के अलावा जितने प्रोडक्ट है, ये IGST जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी सर? ये IGST एप्लीकेबल होगी ऑन ऑल द गुड्स विच आर लायबल टू GST इन इंडिया। जिन गुड्स पे इंडिया में GST लगता है, अगर वही गुड्स हम इंपोर्ट करेंगे तो उनके ऊपर एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम लगाया जाएगा सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 के अंदर। और जो लगाया जाएगा वो क्या लगाया जाएगा? IGST। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर? इसके बाद कुछ गुड्स के ऊपर GST कंपनसेशन सेस भी लगता है। कुछ गुड्स के ऊपर इंडिया में GST कंपनसेशन सेस भी लगता है। तो अगर आपने वही गुड्स इंपोर्ट करे हैं इंडिया में जिन पे GST कंपनसेशन सेस लगता है, तो आपकी कस्टम ड्यूटी के अंदर एक और एडिशनल ड्यूटी लगाई जाएगी सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 में। और ये किसको काउंटरवेल करेगी? ये काउंटरवेल करेगी GST कंपनसेशन सेस को। बात समझ में आया? तो अगर किसी गुड्स पे इफ एनी गुड इज लायबल टू GST compensation cess in India, if any good is liable to GST compensation cess in India, then on import of such goods, हम एक एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम लगाएंगे। और ये एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम किसके बराबर होगी सर? ये एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम बराबर होगी GST कंपनसेशन सेस के। और कौन से सेक्शन में लगने वाली है सर? सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 में लगने वाली है।
तो आपने कितनी एडिशनल ड्यूटी पढ़ी? आपने जो एडिशनल ड्यूटी पढ़ी वो पढ़ी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंदर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 के अंदर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 के अंदर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 के अंदर। 3(1) में वो किसके लिए लगती है सर? 3(1) में उसको लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी के लिए। 3(5) में उसको किसके लिए लगाया जाता है सर? वैट के लिए। और मैक्सिमम रेट कितना लगता है? 4%। 3(7) में वो किसको लगाया जाता है सर? जीएसटी के लिए। और मैक्सिमम कितना लगता है सर? मैक्सिमम लगता है 40%। इसके बाद 3(9) में किसके लिए लगाया जाता है सर? 3(9) में लगाया जाता है जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए। तो बात समझ में आ गई। अगर इंडिया में किसी प्रोडक्ट पे एक्साइज लगती है, वही प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया, तो 3(1) में एडिशनल ड्यूटी कस्टम में पे करनी पड़ेगी, जिसका रेट एक्साइज के बराबर होगा। इंडिया में अगर किसी गुड्स के ऊपर वैट लगता है, वही गुड्स आपने इंपोर्ट करे, तो कस्टम ड्यूटी में एडिशनल ड्यूटी लगेगी, जिसका रेट वैट के बराबर होगा सेक्शन 3(5) में। अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करे इंडिया, जिसपे इंडिया में जीएसटी लगती है, तो आपको एडिशनल कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा 3(7) में। मैक्सिमम रेट लगेगा 40%। इंडिया में अगर किसी गुड्स के ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है, आपने वही गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट किया, तो उस केस में आपको एडिशनल कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिसका रेट कंपनसेशन सेस के बराबर होगा, और सेक्शन लगेगा 3 सबसेक्शन 9। बोलो बच्चों, क्लियर? क्लियर हुआ? इसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन 6, और ये सेक्शन 6 किसकी बात करता है? प्रोटेक्टिव ड्यूटीज की बात करता है। प्रोटेक्टिव ड्यूटीज आर इंटेंडेड टू गिव प्रोटेक्शन टू द इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। इफ रिसोर्ट टू प्रोटेक्टिव ड्यूटी इज नॉट मेड, there would be a glut of cheap imported articles in the market, making the indigenous goods unattractive. It is import on the recommendation of the tariff commission. तो अगर कोई गुड इंडिया में बहुत सस्ते रेट में आ रहा है, कोई गुड अगर इंडिया में बहुत सस्ते रेट में आ रहा है, जो इंडिया की इंडिजीनियस इंडस्ट्री को, जो इंडिया की इंडिजीनियस इंडस्ट्री को हैम्पर करने वाला है, तो उस केस में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाती है, ताकि हम हमारी उस इंडिजीनियस इंडस्ट्री को क्या कर सकें? प्रोटेक्ट कर सकें। क्या लिखा है? प्रोटेक्टिव ड्यूटीज आर इंटेंडेड टू गिव प्रोटेक्शन टू द इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। क्यों लगाते हैं? ताकि ये प्रोटेक्शन दे सकें, टू गिव प्रोटेक्शन टू द इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। इफ रिसोर्ट टू प्रोटेक्टिव ड्यूटी इज नॉट मेड, अगर ये नहीं लगाई, तो बहुत सारा इंपोर्टेड आर्टिकल सस्ते रेट वाला इंडिया में आ जाएगा, जो कि हमारे इंडिजीनियस प्रोडक्ट को अनअट्रैक्टिव बना देगा। मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो महंगा होगा, और इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो होगा वो सस्ता होगा। तो लोग हमारा प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स नहीं खरीदेंगे, लोग किसको परचेज करेंगे? लोग इंपोर्टेड आर्टिकल को परचेज करेंगे। तो ऐसा ना हो, हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्री खत्म ना हो जाए, इसके लिए टैरिफ कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा दो। और जब रिकमेंडेशन आता है प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाने का, तो आपकी सीजी टैरिफ कमीशन की बात रखती है और प्रोटेक्टिव ड्यूटी इंपोज कर देती है। इसके बाद आता है आपके पास सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होती है? द सीजी में इम्पोज सेफ गार्ड ड्यूटी ऑन अ स्पेसिफाइड इंपोर्टेड गुड्स if it is of the opinion that the goods are being imported in a large scale and they are causing injury to the industry in India। कह रहा है कि सर अगर कोई गुड्स बहुत लार्ज स्केल में आ रहा है, कोई गुड्स बहुत लार्ज स्केल में इंडिया में इंपोर्ट करा जा रहा है, जिसकी वजह से इंजरी हो रही है इंडियन इंडस्ट्री को, तो उस केस में हम सेफगार्ड ड्यूटी लगा देते हैं। This is levied on the goods imported into India when such goods are already manufactured in India, but the costs are higher as compared to the import prices. It is levied to ensure that the Indian manufacturers don't suffer owing to the import of cheaper goods from outside
and therefore aims to create a level playing field for the Indian manufacturer and importers, thereby with the intent of safeguarding the national interest. कुल मिला के वो आपसे क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि जब कभी भी इंपोर्ट लार्ज स्केल पे होता है और आपकी जो इंपोर्टेड कॉस्ट है वो लेस देन है इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से, तो उस केस में सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी जाती है ताकि ये जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है वो इक्वली कॉम्पिटिटिव हो जाए हमारे इंडियन प्रोडक्ट के बराबर। क्या लिखा है? ताकि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब दोनों एक समान में आ जाए। क्लियर है? प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी में ऑल्सो बी इम्पोज्ड बाय द सीजी subject to section 8B1 of the customs tariff act on the basis of preliminary determination that the increased imports have caused the threaten to the serious injury to the domestic industry। बेकार सी बातें हैं, बस मोटी मोटी बात आप ये समझो, मोटी मोटी बात आप बस ये समझो कि जब कभी भी लार्ज स्केल पे इंपोर्ट होता है इंडिया में और जो इंपोर्टेड गुड है वो बहुत सस्ता है और जो इंडियन गुड है वो बहुत महंगा पड़ रहा है उसके सामने, तो दोनों को सेम लेवल पे लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है सर? हमारी गवर्नमेंट सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देती है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी में और सेफ गार्ड ड्यूटी में फर्क क्या है? देखो, प्रोटेक्टिव ड्यूटी जो है वो रिकमेंडेशन पे लगती है टैरिफ कमीशन के, मतलब कि अगर टैरिफ कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं आएगा तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन सेफगार्ड ड्यूटी के लिए हमें टैरिफ कमीशन के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि सर बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है और हमें हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकती है बिना टैरिफ कमीशन के रिकमेंडेशन के। दूसरा, आपका प्रोटेक्टिव ड्यूटी जब लगती है वो केवल इंडिजीनियस इंडस्ट्री के लिए लगती है, जबकि सेफगार्ड ड्यूटी किसी भी इंडस्ट्री के लिए लग सकती है, चाहे वो इंडिजीनियस हो चाहे ना हो। पर्पस दोनों का सेम है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी दोनों का पर्पस सेम है कि हमें हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी में हम इंडिजीनियस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और प्रोटेक्टिव ड्यूटी हम लगा रहे हैं टैरिफ कमीशन के रिकमेंडेशन पे। सेफगार्ड ड्यूटी हम लगाते हैं किसी भी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए और यहां पर हमें रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। दोनों को लगाने का पर्पस यह है ताकि इंपोर्ट गुड्स इंडियन गुड्स की कॉस्ट के बराबर आ जाए, मतलब कि मार्केट में दोनों का रेट लगभग सेम हो। ऐसा ना हो कि अनड्यू एडवांटेज जो है वो इंपोर्टेड गुड्स को मिले। तो दोनों को सेम लेवल पे लाने के लिए ही प्रोटेक्टिव ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। बोलो भाई, क्लियर हुआ पॉइंट? चल बढ़िया। अब बात करते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, देखो कई बारी क्या होता है, जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है अपने एक्सपोर्टर को कि आप एक्सपोर्ट करो एट डिस्काउंटेड रेट। ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट हमारी इंडियन इंडस्ट्री को हैम्पर करने के लिए अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडी देती है कि तुम क्या करो, इंडिया में एक्सपोर्ट करो सस्ते रेट पे, ताकि इंडियन मार्केट क्या हो जाए, बिल्कुल डिसरप्ट हो जाए। एग्जांपल समझिएगा, अभी मैं यहां पे फॉरेन गवर्नमेंट में चाइना लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि जो हमारी सिचुएशन चल रही है ऑलरेडी उससे आप इसको रिलेट कर पाओ। चाइना ने अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडी दिया। कितना सब्सिडी दिया? मान लो उसने 40% सब्सिडी दिया अपने एक्सपोर्टर को कि एक्सपोर्ट करो डिस्काउंटेड रेट पर। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को।
एक्सपोर्टर का जो नॉर्मल प्राइस है, एक्सपोर्टर का जो नॉर्मल प्राइस है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस है इन चाइना, वो सपोज करो ₹100 है। फिर इसको ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है अप टू इंडिया, और इंडिया में ट्रांसपोर्ट कराने में सपोज कर लो ₹10 और लग जाते हैं, और रास्ते में इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, और इंश्योरेंस पे सपोज कर लो खर्च हो जाते हैं ₹2। मतलब कि चाइना के एक्सपोर्टर को इंडिया में गुड्स पहुंचाने पे ₹112 की लागत आती है। चाइना क्या बोल रही है? चाइना गवर्नमेंट कह रही है कि हम तुम्हें क्या करेंगे, सब्सिडी देंगे ₹32 की। तुम क्या करो, तुम इंडिया में गुड्स सेल करो एट ₹80। ठीक है ना? तुम्हें 112 चाहिए, तुम्हें 112 चाहिए, हम तुम्हें ₹32 दे रहे हैं, तुम इंडिया के बंदे से केवल ₹80 लो। इससे क्या होगा, जब गुड्स इंडिया पहुंचेगा ₹80 पे, तो कस्टम ड्यूटी किस पे लगेगी? कस्टम ड्यूटी लगेगी ₹80 पे। कस्टम ड्यूटी लगी 8, यानी कि प्रोडक्ट हो गया 88, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग जाएगा एट द रेट ऑफ 10%, तो ये आ जाएगा 0.80। मतलब कि इंडिया में ये प्रोडक्ट कितने का पहुंच गया? 88.80 का, जबकि उसकी एक्चुअल लागत कितने रुपए की है? ₹112 की है। इससे क्या होगा? इससे इंडियन मार्केट डिसरप्ट होगी, और जैसे ही इंडिया को पता लगेगा कि चाइना गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडी दे रहा है ₹32 का, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? इंडियन गवर्नमेंट यहां पर क्या करेगी? काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देगी सब्सिडाइज्ड आर्टिकल पे, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। और कितने रुपए की लगा देगी? सर ये लगा देगी ₹32 की। कितने रुपए का माल हो गया? सर माल वापस से ₹120.80 का हो गया। मतलब कि जब इंडियन गवर्नमेंट को पता लगेगा कि फॉरेन गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर से ये कह रही है कि तुम इंडिया में सस्ते रेट पे माल बेचो, जितना तुम डिस्काउंट दोगे उतनी हम तुम्हें सब्सिडी दे देंगे, अगर तुम ऐसा करते हो तो इंडियन मार्केट डिसरप्ट हो जाएगी, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, फ्यूचर में सारे ऑर्डर्स हमारे पास ही आएंगे। तो जैसे ही ये खबर इंडियन गवर्नमेंट को लगेगी, इंडियन गवर्नमेंट इस पे एक्ट करेगी और क्या लगा देगी? सीवीडी ऑन द सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। जितने का सब्सिडी फॉरेन गवर्नमेंट दे रही है, जितने का सब्सिडी फॉरेन गवर्नमेंट दे रही है, उतने का ही इंडिया में क्या लगा दिया जाएगा? इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया जाएगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट वापस से महंगा हो जाएगा और ये इक्वली कंपिटिटिव हो जाएगा इंडियन प्रोडक्ट के। इसी तरीके से अगला आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन दी डम्प्ड आर्टिकल्स। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? जब कभी भी एक्सपोर्टिंग कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, एक्सपोर्टिंग कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है और डिमांड कम होती है। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ज्यादा है और डिमांड क्या है? कम होती है। तो एक्सपोर्टिंग कंट्री के बंदे क्या करते हैं? जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसे डंप कर देते हैं टू अदर कंट्रीज एट चीप रेट। ठीक है ना? जैसे मान लो चाइना में शर्ट्स मैन्युफैक्चर हो गई 100 करोड़ पीस, लेकिन डिमांड जो आई वो केवल 40 करोड़ पीस की ही आई। ठीक है ना? अब चाइना मार्केट में एक शर्ट जो है, सपोज कर लो वो बिकती है
₹200 की, और इस शर्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो है सपोज ₹80। तो ऐसा हो सकता है कि जो चाइना का मैन्युफैक्चरर है वो जो 60 करोड़ पीस उसके पास रह गए हैं, इस 60 करोड़ पीस को इंडिया में डंप कर दे। इंडिया में क्या कर दे? डंप कर दे। किस रेट पे सर? एट ₹80 या एट ₹90 या एट ₹100, ताकि उसका पैसा रिकवर हो जाए। क्लियर है? तो जब कभी भी हम हमारी लोकल मार्केट के रेट से कम में एक्सपोर्ट कर देते हैं, लोकल मार्केट के रेट से कम में एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं माल को डंप करना। चाइना में ये शर्ट 200 की बिकती है, लेकिन जब ये इंडिया में ₹80 की एक्सपोर्ट होती है तो बोलते हैं इसको हमने ₹80 पे डंप कर दिया। ₹90 पे बिकती है तो बोलते हैं ₹90 पे डंप कर दिया। ₹100 पे बिकती है तो इसको बोलते हैं कि हमने ₹100 पे डंप कर दिया। तो इंडिया वाले क्या करेंगे? इंडिया वाले इस सिनेरियो में आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। और एंटी डंपिंग ड्यूटी कितने रुपए की लगेगी सर? जितना डंपिंग मार्जिन है या फिर जितना लॉस हो रहा है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, जितना लॉस हो रहा है ड्यू टू इंपोर्ट, इनमें से जो भी कम है उतने का हम ड्यूटी लगा देते हैं। जैसे इसके ऊपर मान लो ड्यूटी लग जाएगी, सपोज कर लो, मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे ₹8.80 लग जाएगी, यहाँ ₹9.90 लग जाएगी, यहाँ ₹10.10 लग जाएगी। यानी कि ये माल जब इंडिया पहुँचेगा तो 80.80 का हो जाएगा, ये माल जब इंडिया पहुँचेगा तो 99.90 का हो जाएगा, ये माल जब इंडिया पहुँचेगा तो ₹110.10 का हो जाएगा। अब मान लो इंडिया में शर्ट बिकती है ₹150 की, इंडिया में शर्ट पड़ती है ₹150 की, तो यहां पर डंपिंग मार्जिन कितना है? डंपिंग मार्जिन ₹80 वाले केस में 120 है, ₹90 वाले केस में 110 है, ₹100 वाले केस में ₹100 है। ये मैं कैसे निकाल रहा हूं? 200 से कंपेयर कर रहा हूं। 200 माइनस 80 120, 200 माइनस 90 110, 200 माइनस 100 100। ये मेरा क्या है? डंपिंग मार्जिन। ये मेरा क्या है? डंपिंग मार्जिन। और लॉस कितना हो रहा है? 88.80 माइनस 150, तो लॉस हो रहा है 61.20, 51.20, और आपका यहां पर लॉस हो रहा है 41.20। बात समझ में आया? बल्कि और कम। यहां पे आ रहा है 50.10, और यहां पर आ रहा है 39.90। क्लियर? इतनी कैलकुलेशन आने नहीं वाली है आपके एग्जाम में, बस मैं समझा रहा हूं आपको। मोटी मोटी बात आपको समझ में आई? मोटी मोटी बात ये कि जब एक्सपोर्टिंग कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, डिमांड कम होती है, तो उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन बच जाता है, जिसको दूसरी कंट्रीज में सस्ते रेट में बेच दिया जाता है। तो जैसे एग्जांपल में लिया कि चाइना में 100 करोड़ शर्ट्स बनी, जिसमें से सिर्फ 40 करोड़ ही बिकी, बची हुई 60 करोड़ रुपीस मैन्युफैक्चरर ने इंडिया में डंप कर दी। चाइना मार्केट में ये शर्ट ₹200 की बिकती है, लेकिन इंडिया में ₹80 में दे दी गई, तो डंपिंग मार्जिन आया 120। इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी मिलाने के बाद मार्केट का प्राइस जो निकला वो 88.80 निकला, और इंडिया में ये शर्ट ₹150 की बिकती है, तो इंडिया में कितनी सस्ती पड़ रही है? इंडिया में ये शर्ट ₹61.20 की पड़ रही है। तो हम यहाँ पे ₹61.20 का क्या करेंगे? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। 61.20 रुपीज़ का जब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी जब यहाँ पे 61.20 का लगेगा, तो ये शर्ट कितने की बन जाएगी? ये शर्ट ₹150 की बन जाएगी। और इंडिया में भी रेट क्या है? ₹150। मतलब कि ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इक्वली कंपिटिटिव हो जाएगा इंडिया में। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ?
चलो वैल्यूएशन में आपका कल सुबह रखता हूं, ठीक है। वैल्यूएशन की क्लास आप लोग की कल सुबह एट 10:30, ओके। सुबह कोई क्लास तो नहीं है आप लोग की? सुबह कोई क्लास तो नहीं है आप लोग की? अविरल आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आ जाएगा समझ में।